नमस्कार एंड वेलकम टू मिनी रिएक्ट्स। आशा करती हूँ आप सभी ने धूमधाम से होली मनाई और साथ ही साथ कश्मीर फाइल्स भी देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर इस वीकेंड पे जाकर देख कर आएं। इस वीकेंड मेरा भी यही प्लान है, लेकिन फिलहाल सुनते हैं होली के कुछ व्यंग अजीत भारती ब्रो के संग। मोदी जी ने कश्मीर फाइल्स पर बोला कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने वामपंथियों से कहा कि अगर आपको अच्छी नहीं लगी ये वाली, दूसरी बना लो। मोदी जी, फिल्म बनाने और गर्लफ्रेंड बनाने में अंतर है। इन्हें वामपंथने तो फ्री में मिल जाती। गंगा ढाबा पर, हे कॉमरेड 2 रुपया दे दो ना कॉमरेड, 1 बोतल किंगफिशर हो जाए कॉमरेड, धूप में गर्म ही पी लेंगे तो 4 बोतल का नशा हो जाए कॉमरेड। सत्य तो यह भी है कि वामपंथनों की फिल्में तो फिर भी लोग देखने को तत्पर हैं। ये बात और है कि उनके द्वारा बनाई गई फिल्में उसको देखने में समस्या होगी। अजीत जी, आप तो अश्लील हो रहे हैं। होली चल रही है भाई। वैसे भी गरीबों का पैसा मारकर लिप्स, हिप्स और वक्ष में सिलिकॉन पैड्स डलवाने से उससे अधिक अश्लील तो ये हो नहीं सकता। रवि जी ने यह दुख जताते हुए कि बेरोजगार युवा भाजपा विरोधी नहीं है, ये कह दिया कि अगले महीने तक वो छुट्टी ले रहे हैं। मतलब वो मान रहे हैं कि चुनाव तक उनके प्रोपेगेंडे की आवश्यकता थी। उन्होंने अत्यधिक परिश्रम किया, मिथ्या को सत्य कहने का दुष्कृत्य किया, चिल्लाए रोए, परंतु लोगों ने हर राज्य में भाजपा को पुनः चुन लिया। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के अपने साथियों से कहा कि जिस डाल पर हम बैठे हैं अगर उसी को काटेंगे तो पेड़, डाल और नेता सभी नीचे गिर जाएंगे, जैसा कि कुछ राज्यों में हुआ है। हर एक को इस सवाल पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने इस पर पलट कर पूछा कि कौन से वैसे राज्य हैं जहां कांग्रेस के पास अपने कार्यालय हेतु कमरे नहीं है कि उनके नेताओं को पेड़ की डाल पर बैठना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सुरजेवाले जी से कहा कि आज वो सूरज दिखा ही दे, क्योंकि सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है, दूध वाला दूध लेकर आता है, तो सुरजेवाला सूरज लेकर क्यों नहीं आता। प्रियंका जी ने चुनाव के लिए निकाली गई साड़ियों को धोकर चावल की माड़ में डुबोकर सुखाने के बाद कटोरे में गर्म पानी डालकर आयरन करके गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए काट के संदूक में रख दिया है। गंभीर चिंतन शिविर में यह निर्णय भी लिया गया कि आगे से किसी भी बिकिनी गर्ल आदि को टिकट नहीं दिया जाएगा। वो अब मिनी स्कर्ट को न्यूनतम योग्यता बनाएंगे। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट की अगर गिनती की जाए वो 304 सीटें जीत चुके हैं। ठीक है, फिर अखिलेश जी को पोस्ट ऑफिस में जाके मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। बीबीसी हिंदी में यूपी में क्यों पंचर हुई अखिलेश यादव की साइकिल, इस नाम से लेख छपा है। अखिलेश ने कहा कि उन्हें पंचर हुई साइकिल से फर्क नहीं पड़ता। उनके वोटरों में हजारों नौजवान मौजूद हैं ऐसे जो ट्यूब में हवा भरेंगे, पानी के तसले में उसे डालकर एक बार घुमाएंगे, बुलबुला जहां दिखा वहां निशान लगाएंगे। ऐसे ही कटाक्ष, व्यंग और रोस्ट के लिए आप मेरी नई पुस्तक जो भी कहूँगा सच कहूँगा ये भी पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फगुआ में भांग का अत्यधिक प्रचलन है। 9 मार्च को एक ब्रह्मोस चला दी हमारे आर्मी वालों ने। वहीं पाकिस्तान वालों ने चीनी सामान लिया था, मिसाइल पकड़ने वाला, 150 किलोमीटर घुस गई और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चला। हमारे वाले ने हो सकता है कि भांग खा के बटन टिप दिया होगा, लेकिन पाकिस्तानियों का सोचिए कि वो कौन सी भांग खाकर सो रहे थे कि 150 किलोमीटर तक पता ही नहीं चला। चीन का सामान लिए थे जो मिसाइल आकाश में ही पकड़ लेता है। ऐसे में तो आपके गांव के ऊपर गिर जाएगा और चीन वाले तो यही कहेंगे कि भाई चाइनीज है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इमरान भाई खान ने बताया कि वो लोग अखिलेश जी के पुनरागमन की आशा पर पटाखे फोड़ रहे थे, उसी खुमारी में पता ही नहीं चला। अखिलेश का तो जो हुआ सो हुआ। 10 तारीख को बहुत ही दर्दनाक परिणाम आए। 9 तक तो सपाई लोग हरे रंग की बोर्ड लगा रहे थे, किसी ने मुख्यमंत्री बनने की बधाई के फ्लैक्स छपवा दिए। कुछ फोटोशॉप एक्सपर्ट वामपंथ ने हम देखेंगे ये गजलें लिख रही थी। वो क्या देखना चाह रही थी ये तो शोध का विषय। एक 2 BHK वाली 3 BHK वाली बनने को ललायित थी, लेकिन लगता है कि बाबा का बुलडोजर उसको भी ढहा देगा। राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम आने के बाद लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दिया। नई जानकारी के अनुसार उन्होंने हाथ मिलाने वाले लोगों से कहा कि अंग्रेज समझकर हाथ मिलाने तो आ जाते हो, वोट भी कभी दे दिया, वोट नहीं देते। प्रियंका जी ने चुनाव के लिए निकाली गई साड़ियों को धोकर चावल की माड़ में डुबोकर सुखाने के बाद कटोरे में गर्म पानी डालकर आयरन करके गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए काट के संदूक में रख दिया है। आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, प्रियंका जी तो वॉशिंग मशीन अफोर्ड कर ही सकती है। तो मैं आपको सूचित कर दूं कि भारत की सारी वॉशिंग मशीन बंगाल चुनाव के समय से ही भाजपा वालों ने खरीद रखी है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर एंग्री ट्वीट्स भाजपा IT सेल। 11 मार्च तक ये लोग उबर ही रहे थे कि द कश्मीर फाइल्स आ गई, जो कि लिबरलों को पाइल्स दे गई। ना बैठते बन रहा है ना उठते। वही पुराना शेर कि बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ।
वामपंथनों ने नाली का पानी पी पी कर कसम खाई कि वो अब गुजरात फाइल्स बनाएंगे। बना लो, किसने मना किया? बस पिछली बार की तरह कोविड के नाम पर फंड जुटाकर बहन और बाप के अकाउंट में मत डाल देना पैसे। तुम लोग तो हम देखेंगे वाली ब्रीड हो ना, तो ये हम दिखाएंगे वाले मोड में कैसे आ गए। वैसे सत्य तो यह भी है कि वामपंथनों की फिल्में तो फिर भी लोग देखने को तत्पर हैं। ये बात और है कि उनके द्वारा बनाई गई फिल्में उसको देखने में समस्या होगी। अजीत जी, आप तो अश्लील हो रहे हैं। होली चल रही है भाई। वैसे भी गरीबों का पैसा मारकर लिप्स, हिप्स और वक्ष में सिलिकॉन पैड्स डलवाने से उससे अधिक अश्लील तो ये हो नहीं सकता। जैसे ये कम न पड़ रहा हो तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब वाले मामले पर कह दिया कि ये नौटंकी स्कूलों में नहीं चलेगी। आप सोचिए कि पहले पीड़ा हुई, फिर जलन, फिर सूजन हो जाए, फिर रक्त रिसने लगे और इन सब के बाद खुजली भी हो जाए। वही दयनीय स्थिति वामी कामी पंचर गिरोह की है। मुझे तो कोई नहीं कह सकता कि अजीत जी आप सेकुलर नहीं हैं, आप इन 4 गरीब बच्चियों के समर्थन में नहीं आए जो इतनी गरीब हैं कि हाई कोर्ट में वकील कर लेती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर रही हैं। मैंने तो उनके समर्थन में हिजाब भी पहन लिया था। इससे अधिक समर्थन और क्या देता मैं? अब घर में बम बनाने का कुटीर उद्योग थोड़े ही खोल लूंगा है। कांग्रेस में चुनाव परिणामों को लेकर चिंतन शिविर बुलाने की बातें होने लगी। G23 वालों ने भी कई बातें सुना दी कि नेतृत्व तो बदलना चाहिए। सोनिया जी लोकतांत्रिक नेत्री हैं, स्वयं हमेशा अध्यक्षा बनी नहीं रह सकती, इसलिए कई बार राहुल गांधी को भी उत्तरदायित्व दे देती। ऐसे में कोई यह कह दे कि नेतृत्व में बदलाव चाहिए तो वो निरा मूर्ख है। 1885 से 1998 तक 59 लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेहरू जी 8 साल, इंदिरा 7 साल, राजीव जी 6 साल। 113 सालों में 21 साल इन तीनों का निकाल लें तो बाकी के 56 लोग औसतन 1.6 साल प्रति व्यक्ति अध्यक्ष पद पर रहे। 1998 के बाद से अभी तक 24 साल हो गए हैं और सोनिया जी ने अकेले यह महान भार अपने कंधों पर लिया हुआ है और बीच के 2 साल राहुल जी को देने के बाद 22 साल से कांग्रेस का पालन पोषण कर रही। 6 बार चुनाव में खड़ी होकर सोनिया जी अध्यक्ष का पद जीतती रही। एक बार तो अपने ही बेटे से चुनाव हार गई। लोकतंत्र और क्या है? 5 राज्यों में चुनाव हार चुकी कांग्रेस ने आनंद फानंद चिंतन शिविर बुलाया कि समस्या गंभीर हो गई है। सोनिया जी ने कहा कि वो अध्यक्ष पद त्यागना चाहती हैं। कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि ऐसा होने ही नहीं देंगे। 5 घंटे के गंभीर चिंतन के बाद यह तय हुआ कि समस्या वास्तव में अत्यंत ही गंभीर है और सोनिया जी को नेता माना जाए। सोनिया जी ने 5 प्रदेश के कमेटी के अध्यक्षों को कहा कि वो त्यागपत्र दे दें, जैसे कि सोनिया जी और राहुल जी हर बार चुनाव में हार के बाद दे देते हैं। ये बात और है कि प्रदेश कमेटी वाले में पुराना अध्यक्ष कभी नहीं चुना जाता और राष्ट्रीय वाले में माँ बेटे की जुगलबंदी ही चलती रहती है। इन 5 प्रदेश अध्यक्षों में एक हमारे सिद्धू साहब भी हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धू जी वही स्पीच जो पहले मोदी जी के लिए पढ़ा था, फिर नाम बदल के सोनिया के लिए पढ़ा, अब कपिल शर्मा के लिए पढ़ने वाले हैं। ये बात और है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद वो फाइल अब करप्ट हो गई है और फाइंड एंड रिप्लेस का जो बटन होता है वो अभी काम नहीं कर रहा है। गंभीर चिंतन शिविर में यह निर्णय भी लिया गया कि आगे से किसी भी बिकिनी गर्ल आदि को टिकट नहीं दिया जाएगा। वो अब मिनी स्कर्ट को न्यूनतम योग्यता बनाएंगे। साथ ही इंस्टा रील्स या टिकटॉक वाली लड़कियों को भी टिकट नहीं दी जाएगी। अगली बार से MX टकाटक वालों को ही टिकट मिलेगा। G23 समूह के कपिल सिब्बल ने बोला कि वो सबकी कांग्रेस चाहते हैं, कुछ लोग घर की कांग्रेस चाहते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि घर की कांग्रेस में क्या बुराई, जब घर का खाना अच्छा होता है तो घर की पार्टी भी सबसे अच्छी होगी। घर की पार्टी में सबसे अच्छी बात है कि बाहर से आने वाले लोग दारू और गिफ्ट लेकर आते हैं, पैसा भी कम खर्च होता है। वो आगे भी बोल रहे थे लेकिन दिग्विजय जी ने चिकोटी काटी तो वो चुप हुए। गुलाम भाई आज़ाद ने कहा कि पार्टी की हार देखकर उनका दिल रो रहा है, पार्टी को उन्होंने अपनी जवानी दे दी। राहुल गांधी ने वापस कहा कि जवानी में अधिक पार्टी करने के कारण ही कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। अगर गुलाम नबी साहब ने संगठन के लिए जवानी दी होती तो आज वो नहीं हारते। उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सीनियर नेताओं से सीख लें और जवानी को पार्टी में बर्बाद ना करें। इसके बाद राहुल गांधी जी 60 दिन के लिए थाईलैंड प्रवास पर निकल चुके हैं। इसी शिविर में रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के अपने साथियों से कहा कि जिस डाल पर हम बैठे हैं अगर उसी को काटेंगे तो पेड़, डाल और नेता सभी नीचे गिर जाएंगे, जैसा कि कुछ राज्यों में हुआ है। हर एक को इस सवाल पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने इस पर पलट कर पूछा कि कौन से वैसे राज्य हैं जहां कांग्रेस के पास अपने कार्यालय हेतु कमरे नहीं है कि उनके नेताओं को पेड़ की डाल पर बैठना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सुरजेवाला जी से कहा कि आज वो सूरज दिखाई दे, क्योंकि सब्जी वाला सब्जी लेकर आता है, दूध वाला दूध लेकर आता है, तो सुरजेवाला सूरज लेकर क्यों नहीं आता? कम से कम रात में तो बिजली बिल बचेगा। दिग्विजय सिंह ने इस पर राहुल जी को इशारों में बताया कि विमान जो है थाईलैंड वाला वो उड़ने को तैयार है, वो तैयार है।
वहीं चुनाव में चारों राज्य बचा लेने के बाद भी कुछ भाजपा वालों ने पार्टी की जीत पर ममता को लपेटते हुए कहा है कि उनका 2024 के लोकसभा में मोदी को हराने का सपना टूट गया। मैंने उन्हें भांग पीते देखा नहीं, परंतु ऐसे बयान भगवा होली खेलने के चक्कर में भांग की गोली लेने के बाद ही आ सकते हैं। साल भर पहले बंगाल चुनाव के समय अपनी पार्टी में 3 फाड़ लिए घूमने वाले अगर इस साल के चुनाव की जीत पर ममता की हार देख रहे हैं तो होली में इन्हें पार्टी कार्यालय छोड़कर सड़क किनारे सिलवट और लोढ़े के साथ भांग के पत्ते लेकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आशातीत आमदनी होगी। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष जी ने कहा कि ममता ने यूपी में गलत हिंदी में भाषण दिया, जिसका नुकसान अखिलेश को हुआ। घोष जी से मेरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यह है 3 नंबर के लिए कि आप तो बंगाली सही बोल लेते हैं, तो आपने कौन सा भाजपा को बहुमत दिला दिया था? अपना ढेढर ना देखे, दूसरे की फूली निहार। योगी जी की जीत पर योगी समर्थकों ने कहा कि कमल का फूल अब मोदी जी रखे, हमारा चिन्ह बुलडोजर होगा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर में ही पंखी लगाकर उसे उड़ने योग्य बनाया जाएगा और बाबा उसी से आना जाना करेंगे। विश्लेषण करते हुए वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। ये तो वही कपिल देव वाली बात हो गई कि अंतिम गेंद पर 6 रन बनाना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कठिन हो सकता है। कठिन है। वामपंथियों को अब नए शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। उनके साथ मेरी सहानुभूति तो है, लेकिन सिंपैथी नहीं। इधर विपक्ष चिंतन शिविर भी नहीं कर पाया और उधर मोदी जी कैमरा लेकर माता जी के दर्शन करने पहुंच गए और गुजरात चुनाव का बिगुल फूंक दिया। आईटी सेल वाले अब फिर हम पर प्रतिबंध लगा देंगे कि चुनाव के समय मोदी जी को ट्रोल मत किया कीजिए, अब गुजरात चुनाव में उन्हें सशक्त बनाना है। सही बात है, अभी हिजाब आंदोलन होगा 6 महीने, फिर अगले साल वो लोग भी किसान और शाहीन बाग टाइप एक्सपोज कर लेंगे अपने आप को। आईटी सेल वालों से काम होता है धेले भर का भी नहीं, और सैंक्शंस ऐसे लगाते हैं प्रतिबंध जैसे वो बाइडेन हो और हम हो पुतिन। मोदी जी ने कश्मीर फाइल्स पर बोला कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने वामपंथियों से कहा कि अगर आपको अच्छी नहीं लगी ये वाली, दूसरी बना लो। मोदी जी, फिल्म बनाने और गर्लफ्रेंड बनाने में अंतर है। इन्हें वामपंथने तो फ्री में मिल जाती। गंगा ढाबा पर, हे कॉमरेड 2 रुपया दे दो ना कॉमरेड, 1 बोतल किंगफिशर हो जाए कॉमरेड, धूप में गर्म ही पी लेंगे तो 4 बोतल का नशा हो जाए कॉमरेड, कॉमरेड प्लीज। ये कहा कि ये बियर और गांजा के लिए फिर भी पैसे जुटा लेंगे, लेकिन फिल्म के लिए कहाँ से लाएंगे पैसे? ठीक है, गुंगराले वालों वाली वामपंथन को यासीन मलिक जैसों के साथ सोकर भी कुछ फंड मिल सकता है, लेकिन क्या प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के लिए सिर्फ एक वामपंथन का किसी आतंकी के साथ हमबिस्तरी करने पे उतना फंड मिलेगा? मुझे संदेह है। जब कश्मीर फाइल्स को लोगों ने 10/10 रेटिंग देना शुरू कर दिया तो IMDb ने स्वयं ही रेटिंग गिरा दी। कहने लगे कि इसकी रेटिंग का सिस्टम सही करना पड़ेगा, अच्छे से ठीक कर लो, क्योंकि अब और भी फिल्में आएंगी और तुम्हें नए वाले सिस्टम में भी बदलाव करना पड़ेगा, तो आदत डाल लो। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट की अगर गिनती की जाए वो 304 सीटें जीत चुके हैं। ठीक है, फिर अखिलेश जी को पोस्ट ऑफिस में जाके मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। पोस्ट ऑफिस वाले मेरे इस सुझाव से विचलित हैं कि टर्म खत्म होने पे क्या पता अखिलेश लेटर बॉक्स उठाकर अपने साथ न लेके चले। साथ ही यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सपने में जो कृष्ण भगवान मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद देने पिछली बार आए थे वो हमारे बिहार के तेज प्रताप यादव थे। इसलिए इस बार सुनिश्चित कर लें कि पोस्टल बैलेट ही गिना है कि चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया टाइप का कुछ नोट वोट था। सपा वालों ने विगत सप्ताह अत्यधिक मनोरंजन किया। परिणाम के बाद जहां लखनऊ में भगवा होली खेली जा रही थी, एक सपाई योगी जी के विरोध में अखिलेश यादव जैसी ड्रेस और टोपी पहन के हाथ में योगी जी की पोस्टल वाली तख्ती लिए उसी तख्ती में आग लगाना चाह रहा था। 1 लीटर पेट्रोल उसने तख्ती पर उड़ेल कर उसे सर के ऊपर कर लिया। उसके बाद आग लगाने के लिए माचिस जलाई तो सपाई टोपी सहित उसके कुर्ते, बंडी, गंजी सब में आग लग गई। इसलिए सपा कार्यकर्ताओं को बताया जाता है कि विज्ञान के सिद्धांत हर जीव पर लागू होते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की जानकारी होती तो पेट्रोल डालकर तख्ती नीचे रखते ताकि वो आपके सर, हाथ और छाती पर वो नहीं गिरता। दूसरा सिद्धांत यह है कि पेट्रोल का अति प्रज्वलनशील वाला गुण फोटो देखकर काम नहीं करता। उससे सपा की लाल टोपी भी जलेगी और सपा कार्यकर्ता की चमड़ी भी। BBC हिंदी में यूपी में क्यों पंचर हुई अखिलेश यादव की साइकिल, इस नाम से लेख छपा है। अखिलेश ने कहा है कि उन्हें पंचर हुई साइकिल से फर्क नहीं पड़ता। उनके वोटरों में हजारों नौजवान मौजूद हैं ऐसे जो ट्यूब में हवा भरेंगे, पानी के तसले में उसे डालकर एक बार घुमाएंगे, बुलबुला जहां दिखा वहां निशान लगाएंगे, फिर पास पड़ी कोई तीली या पत्ते की डंठल को उस पतले छेद में घुसाएंगे, उसके बाद सरेस कागज से ट्यूब के उस हिस्से को रगड़ेंगे, फिर एक पुरानी ट्यूब लेके एक चौकोर हिस्सा उससे काटेंगे, उस पर भी रेगमाल घर्षण किया जाएगा, फिर दोनों ही रेगमाल घर्षित हिस्सों पर सुलेशन लगाया जाएगा, फिर उसे फूंक कर सुखाया जाएगा। तत्पश्चात चिप्पी को ट्यूब के छेद पर चिपकाकर हथौड़ी मारकर साट दिया जाएगा। उसके बाद उसमें हवा भरकर फिर से चेक किया जाएगा
फिर साइकिल के टायर में डालने के बाद दोबारा हवा भरी जाएगी, फिर पंप की पाइप खोलने के बाद अब्दुल अपनी तर्जनी पर थूकेगा और पहिए छुच्ची पे लगा के देखेगा कि कहीं वो बुलबुला तो नहीं बन रहा वहाँ। फिर पंचर साटने की प्रक्रिया पूरी होगी और पारिश्रमिक मांगने के बाद अब्दुल कहेगा, इस बार तो बना दिए हैं भैया, लेकिन ट्यूब बहुत कमज़ोर हो गया है, नया लगवा लीजिएगा। अजीत जी, आप तो एकदम डिटेल एकदम बता देते हैं, हमने भी पंचरें ठीक करवाई है भाई। एक उर्दू अखबार में डॉक्टर अयूब को निज़ाम मुस्तफ़ा और अहकाम इलाही चाहिए। ऐसी उर्दू है कि मुझे लगा डॉक्टर साहब नूरा फतेही और मियाँ खलीफा न मांगे। फिर किसी ने बताया कि यहाँ फ़िलहाल निज़ाम बाबा और अहकाम बुलडोज़र चलेगा। डॉक्टर साहब चाहें तो बवासीर का बिना चीरफाड़ शर्तिया इलाज से लेकर अपने समुदाय की मर्दाना कमज़ोरी, फिशर, भगंदर आदि का विज्ञापन लगाकर लाल कुआं अलीगढ़ पिलर नंबर 72 के नीचे बैठ सकते हैं। जिस हिसाब से जनता उठ रही है, इनके गजवाए हिंद का भगवाए हिंद भी हो जाएगा। और जो रियासत पुदीना है पाकिस्तान, वहाँ भारत के ब्रह्मोस के पेलोड में धनिया डालकर इतनी धनिया बो दी जाएगी कि आने वाली पूछते फ्री धनिया खाती रहेंगे। मिस फायर हुआ तो ये हाल है, फायर होता तो क्या होता सोच लो। कुछ लोग भाजपा की जीत के बाद अचानक से उपराष्ट्रवाद पर, सब नेशनलिज्म पर चर्चा करने लगे। इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये झंडूपना है क्या, इन लंपटों को यह जानना चाहिए कि शरीर होता है, उप शरीर नहीं होता। जैसे कि वो बाल हैं शरीर के किसी हिस्से के, उपबाल नहीं। वामपंथियों का सही है कि जब बाप पर बात नहीं हो रही है तो कहेंगे दो बेटे मिलाकर एक बाप कहे जा सकते हैं। उपराष्ट्रवाद का मतलब है भारत में बंगाल, तमिल, कन्नड़, तेलुगु आदि लोगों की भावनाओं को भड़काना है। वामपंथियों की इस नई तकनीक के हिसाब से वो यह मान कर चल रहे हैं कि ऐसा होते ही भाजपा हार जाएगी। वो यह भूल रहे हैं कि यहाँ राजस्थान में राज्य सरकार कांग्रेस की है, सांसद भाजपा का है। वैसे ही उड़ीसा में भी हर बार होता है। हिंदू जागृति के इस दौर में दक्षिणी राज्यों के हिंदू भी घूम फिरकर इधर ही लौटेंगे, क्योंकि ईसाई और इस्लामिक कन्वर्जन उन्हें भी दिखता है। वामपंथियों को लगता है कि हर चुनाव की हार के बाद जिसमें इनकी जमानत जब्त हो जाती है, वो कोई नया टर्म ले आएंगे और वह सफल हो जाएगी। जाओ बे मेरे बाल के उपबाल, तुम्हारे उपराष्ट्रवाद से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी तब जब ये अमेरिकी डेमोक्रेट्स का पुराना शब्द है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कश्मीर में हुए डीलिमिटेशन पर विरोध दर्ज किया। उनसे एक प्रश्न है, तुम्हारा तो अब जेएनयू में भी डब्बा गोल है, राज्य में कहाँ भविष्य देख रहे हैं? फिर याद आया कि वामपंथी हैं, आदत से लाचार, कुत्ते की दुम। इन्हें तो माँ कहती है कि बेटा पापा के पैर छू लो, तो ये कहते हैं मैं नहीं मानता, ये मेरे बाप हैं, मैं विरोध दर्ज करता हूँ। अस्तित्व पर संकट है, पूछता कोई नहीं और बने फिर रहे एम्पलीफायर। यही गिरोह एग्जिट पोल वाले दिन से ही तेल के दाम बढ़ाने के लिए सरकार को ललकार रहा है। ये सोचकर चल रहे हैं कि चुनाव के बाद तो बढ़ेगा ही। वो तो नवंबर से ही चुनाव के कारण नहीं बढ़ा का गीत गाया। अब हो सकता है कहते गुजरात चुनाव के कारण नहीं बढ़ा रहे मोदी। पूरे विश्व में हर बड़े देश में पिछले कुछ समय में तेल के दामों में न्यूनतम 50 से 60% की वृद्धि हुई है, वहीं भारत में 5% बढ़ा है। पूरे विश्व में तेल का दाम वैश्विक परिस्थितियों के कारण घटता या बढ़ता है, लेकिन वामपंथियों के अनुसार अगर बढ़ा भारत में तो मोदी बढ़ाता है और घटा तो कहेंगे वो तो वैश्विक कारणों से घटा है। फिर ये सोचते हैं कम्युनिस्टों की पार्टी से जुड़े छात्र भी अब कॉलेज के किसी डिपार्टमेंट के, किसी क्लास के, किसी ग्रुप के लिए प्रतिनिधि भी क्यों नहीं बन पाते। इधर रवीश कुमार ने 9 मार्च को अपने चेहरे के मीम बनने के आश्वासन के बाद चुनाव के समय दिन के 3 लेख लिखने की जगह पिछले 6 दिनों में मात्र 2 राजनीतिक लेख लिखे। इससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्षति होती है, क्योंकि रविशानुरागियों की माने तो मेरा घर उसी पर बनाए वीडियोस चलता है। रवीश के एक लेख में उन्होंने यह कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे की राजनीतिक मौत हो गई। वो इस बात से नाराज हैं कि नौकरी सीरीज करने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिली उन्होंने धन्यवाद भी नहीं कहा। यहाँ पर वो हातिम ताई के नेकी कर दरिया में डाल वाली उक्ति से अलग, मैंने दोपहर में कहा था कि ऐ निशाकर उग जा, तो चांद उग गया, और रात में मेरे ही कहने पर कि ऐ सूरज तुझे सुबह 6 बजे तक निकलना होगा, तो सूरज उग गया। इन बातों को ही अंतिम सत्य मानते हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि जिन तक चंद्रमा की चांदनी और सूरज का प्रकाश पहुंच रहा है वो उन्हें मैसेज करके धन्यवाद भी कहे। रवेश जी, बेरोजगारी के मुद्दे की मौत नहीं हुई है, मौत आपके मुद्दों की हो गई है, ये किसी भी चुनाव में वांछित फल नहीं दे रहा। रवीश जी ने यह दुख जताते हुए कि बेरोजगार युवा भाजपा विरोधी नहीं है, ये कह दिया कि अगले महीने तक वो छुट्टी ले रहे हैं। मतलब वो मान रहे हैं कि चुनाव तक उनके प्रोपेगेंडे की आवश्यकता थी। उन्होंने अत्यधिक परिश्रम किया, मिथ्या को सत्य कहने का दुष्कृत्य किया, चिल्लाए रोए, परंतु लोगों ने हर राज्य में भाजपा को पुनः चुन लिया। दर्द तो होगा ही, स्नेह लेप लगवाने के लिए छुट्टी तो ले ही लिया होगा सर ने। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति छुट्टी लेकर प्रोपेगेंडा करना छोड़ देगा। छुट्टी लेकर अब ये कहता फिर रहा है कि शिकारा देखो, क्योंकि उसको जिसने बनाया उसका घर जल गया, रिश्तेदार मारे गए। फिर भी लोगों ने ट्रोल कर दिया। ये कौन सा तर्क है कि जिसका घर जल गया, रिश्तेदार मारे गए, वो नरसंहार में प्रेम कहानी ढूंढ रहा है, तो हम उसे भी सत्य मान ले। तुम्हारी इस बात पर क्यों जल रही है कि विवेक अग्निहोत्री के फिल्म पर नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला?
तुम तो आज भी उस नरसंहार को नकार रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पूरे लेख में इस बात पर अधिक बल है कि कई परिवार तो वहीं रह गए, उन्हें क्यों नहीं पूछा जाता। तात्पर्य यह है कि रवीश एथनिक क्लिंजिंग को नरसंहार तब मानेंगे जब उस नस्ल, धर्म, जाति या क्षेत्र की पहचान से जुड़ा हर व्यक्ति जला न दिया जाए। वो कश्मीरी हिंदुओं के सामूहिक बलात्कारों को तब तक क्रूर नहीं मानेंगे जब तक यह न साबित हो जाए कि हर लड़की के साथ वही हुआ था। जो लोग पैसों के लालच में अपने मरे हुए रिश्तेदारों की, अपनी मातृभूमि की असह्य पीड़ा की, अपनी बहनों के बलात्कारों की, अपनी माँओं के कटे हुए शरीरों की, अपने भाइयों के सरों में लगी गोलियों की उपेक्षा करते हुए इसे प्रेम कहानी बना देते हैं ताकि गंगा जमनी तहज़ीब की मसाल जलती रहे, उसे एक बाज़ार मिले तो अपनी माँ बहनों की लाशों को बाज़ार में बेचने वालों पर थूकना ही श्रेष्ठ कार्य है। रवीश कदाचित यह बिसर गए कि शिकारा के प्रीमियर में कश्मीरी लड़कियों ने ही लेखक निर्देशक को सीधे और स्पष्ट प्रश्न पूछे थे। उन्हें कोई भाजपाई ट्रोल नहीं कर रहा था। जब आपका जीवन ही एक मीम बन गया तो आप यह लिख सकते हैं कि पिछले साल दवाई बेचने वाले हिंदू की हत्या हो गई थी, उस पर कैसी प्रतिक्रिया आई। रवीश अब चाह रहे हैं कि लोग शिकारा दें। आपदा में अवसर की कसौटी पर रवीश खरे उतरते हैं कि जो व्यवसाय पहले नहीं हो पाया वो अब कश्मीर फाइल्स के बहाने हो जाए। राज्यसभा में एक सांसद हैं जो पहले फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे, उनसे रवीश को संपर्क बनाना चाहिए और 5 के 2 चिल्लाकर अपने घर की छत पर शिकारा का दोबारा प्रीमियर करवाना चाहिए। खैर, होली के समय यह व्यंग का वीडियो है, इसलिए अधिक गंभीर बातें नहीं कहूँगा। नया समाचार यह है कि रूस ने बाइडेन पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो रूस नहीं आ सकता। अरे व्लादिमीर भाई पुतिन, बाइडेन अपना बाथरूम तक तो ठीक से जा नहीं पाता, रूस क्या घंटा जाएगा। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस आत्मसमर्पण कर दे तो वो उसकी सेना को अच्छे से ट्रीट करेंगे। पुतिन ने याद दिलाया कि वो आजकल यूक्रेन का राष्ट्रपति है, कॉमेडियन तो पहले था। आशा है कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अजीत जी का वीडियो पूरे हफ्ते की थकान मिटा देता है, इसीलिए मैं तो मेरे वीकेंड की शुरुआत करती हूँ अजीत ब्रो के वीडियो से। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम।